दोस्तों आज के इस दौर में अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा भयावह कुछ है तो वो है सोशल मीडिया। अब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें गलत ही हो जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया के तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। तो यूज़ करने के ऊपर है कि कोई इंसान कैसे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है। आज की इस कहानी के अंदर सोशल मीडिया की वजह से कुछ ऐसा होता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की एक मज़दूर से इश्क कर बैठती है और उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि उस लड़की को इस बात की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर जो भी चेहरा होता है उस चेहरे के ऊपर एक नहीं बल्कि कई पर्दे कई नकाब पड़े होते हैं और जब वो नकाब उठते हैं तो उसके बाद में इंसान गलत रास्ते पर चलता है और क्राइम कर बैठता है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि इस चैनल को दोबारा से खड़ा करने में आपके प्यार की, आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग अपना प्यार, अपना सहयोग हमें दिखाए रखें। तो बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से। और इसी छत्तीसगढ़ के अंदर एक ज़िला लगता है रायगढ़ ज़िला, और इसी रायगढ़ ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है पूंजी पचरा थाना। और ये जो पूंजी पथरा थाना है, इसी थाने के अंतर्गत एक जंगल है जिस जंगल को बोला जाता है तमीडीह जंगल। इसी तमीडीह जंगल के पास में एक डैम भी है। बात कर रहा हूं मैं 12 मई साल 2026 की। सुबह सुबह लोग अपने अपने कामों से, अपने अपने व्यवसाय से जंगल की तरफ निकले थे, लेकिन जैसे ही उस डैम के नज़दीक पहुंचते हैं तो उस डैम के पास में एक डेड बॉडी को देखते हैं। जैसे ही उस डेड बॉडी को देखते हैं, डेड बॉडी को देखने के बाद में तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दे देते हैं। अच्छा, पुलिस जब इस तरीके की सूचना पाती है कि जंगल के अंदर डैम के पास में एक डेड बॉडी मिली है जो कि अर्धनग्न अवस्था में है, लड़की की डेड बॉडी है, लिहाजा उसके बाद में पुलिस की टीम, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड, ये सारी टीमें मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती हैं। सबसे पहले उस डेड बॉडी को कवर किया जाता है क्योंकि एक लड़की की डेड बॉडी थी, नग्न अवस्था में थी, अर्धनग्न डेड बॉडी थी। उसके बाद में डेड बॉडी को कवर करके उसके बाद में शनाख्त की जाती है कि आखिरकार ये महिला कौन है, लड़की कौन है। अब तमाम तरीके की छानबीन, तमाम तरीके की पूछताछ, शुरुआत में कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन आखिरकार पता चलता है कि इस लड़की का नाम है आराधना। आराधना सिदार, जो कि उम्र लगभग इसकी 30 साल के आसपास है, जो कि जिले के कोर्ट में जूनियर वकील है। अब जब इस तरीके की सूचना मिलती है तो उसके बाद में इसके परिवार, इसके फैमिली वालों से कांटेक्ट भी किया जाता है। उसके बाद में ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार इस वकील साहिबा का कत्ल किसने किया। अब दोस्तों एक वकील है और उस वकील का कत्ल हो जाता है। तमाम वकील इस बात की दबिश जो है, वो दबाव जो है पुलिस के ऊपर भी डालते हैं कि जल्द से जल्द जो मुजरिम है वो पकड़ा जाना चाहिए। ना कि मुजरिम पकड़ा जाना चाहिए बल्कि उसे कठोर से कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। लिहाजा पुलिस छानबीन शुरू करती है। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि पुलिस की तफ्तीश से कातिल कभी बचकर नहीं निकल पाया है, भले ही उसने कितना ही दिमाग लगाया, भले ही उसने कितनी ज़्यादा प्लानिंग कर ली। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो तफ्तीश शुरू करती है। सबसे पहले इस आराधना के मोबाइल्स की डिटेल्स, व्हाट्सअप, ये तमाम तरीके की चीज़ें चेक करती है। तो पुलिस को एक नाम पता चलता है और ये जो नाम था ये किसी लोकनाथ नाम के व्यक्ति का था जो कि थार पार का रहने वाला था। लिहाजा लोकनाथ के बारे में जब पता चलता है तो उसके बाद में पुलिस शक के आधार पर लोकनाथ को ही उठा लेती है। अब वैसे तो ये कत्ल एक ब्लाइंड था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इस केस के अंदर तफ्तीश की और पहला हाथ जो पुलिस ने डाला वो हाथ शायद कामयाब पड़ा था। दरअसल जिस लोकनाथ को पुलिस ने उठाया था वो लोकनाथ पेशे से मजदूर था, शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये आराधना के साथ में टच में था। अब पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि तुम आराधना को जानते हो? तो पहले तो ये मना करता है कि नहीं साहब, मैं तो आराधना को नहीं जानता। लेकिन पुलिस वाले जब सारा डाटा, ये सारी चीज़ें इसके सामने रखते हैं, आखिरकार इसको भी लगता है कि मैं फंस चुका हूँ। अब फंस चुका हूँ तो झूठ बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं। लिहाजा उसके बाद में अब ये अपनी ज़ुबान खोलता है और कहता है कि हाँ साहब, आराधना का कत्ल मैंने ही किया है। लेकिन साहब अगर मैं कत्ल ना करता तो फिर क्या करता, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इतना कहते ही ये जो लोकनाथ था पुलिस के सामने ज़ारों कतार रोने लग जाता है। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को इसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक मुजरिम था, एक कातिल था और इसने एक बड़ा क्राइम किया था। लिहाजा उसके बाद में जब इससे पूछताछ
आगे बढ़ाई जाती है और इससे पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से जानी जाती है। तो ये कहता है कि साहब, साल 2024 में पहली बार मेरी मुलाकात आराधना से सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी। पहले हाय हेलो का मैसेज हुआ, उसके बाद में बातचीत आगे बढ़ी। जब बातचीत आगे बढ़ी तो फिर प्यार मोहब्बत हो गया, उसके बाद मिलना मिलाना, ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। लेकिन मैंने आराधना को ये बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ। आराधना यही समझती थी कि मैं एक कुंवारा लड़का हूँ और वो मुझसे शादी करना चाहती थी। लेकिन साहब, मेरे आगे मुश्किल ये थी कि मैं एक शादीशुदा व्यक्ति था, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, तो मैं उनको कैसे छोड़ देता। अच्छा, हाल ही में कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी पत्नी ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया। उसके बाद में आराधना को पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आराधना मुझसे शादी करने का प्रेशर बना रही थी। अब साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि अगर मैं आराधना का कत्ल कर दूँ तो फिर मेरा जो पीछा है वो छूट सकता है। फिर मैं ऐसा ही करता हूँ, पहले मैं दुकान पे जाता हूँ, दुकान पे जाने के बाद में एक सब्जी काटने वाला चाकू खरीद लेता हूँ, चाकू जिसका हैंडल पीले कलर का था। उसके बाद में उस चाकू को खरीदने के बाद में ये चाकू अपने पास रखता है और 9 तारीख को आराधना से मिलने के लिए उसके घर के पास पहुंचता है। घर के पास पहुंचने के बाद में ये चूंकि उससे बातचीत करता है, और सॉरी 10 मई को ये उसके घर पे पहुंचता है, पंजूरी प्लाट। पहुंचने के बाद में ये उससे कहता है कि चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। दमा आधार ऐसा कुछ मंदिर का नाम है, उस मंदिर पे ये घूमने जाते हैं। 4:30 बजे के आसपास ये वहां से वापस लौटते हैं और गुप्ता लॉज में एक किराए का कमरा ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसने ठेले से खाना वगैरह पैक कराया था, और ठेले से खाना वगैरह पैक कराने के बाद में ये उस लॉज में पहुंचे, वहां खाना खाया। खाना खाने के बाद में 4:30 बजे के आसपास सुबह ये इस लड़की यानी आराधना को लेकर, ये जो लोकनाथ था, निकल जाता है तमीडी जंगल में। तमीडी जंगल में ये लोग काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं। अब चूंकि शादी को लेकर लगातार आराधना इसके ऊपर दबाव बना रही थी, इसलिए इसने पूरा प्लान कर लिया था कि अब आराधना को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब आराधना कहती है कि आगे रास्ता नहीं है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये कहता है कि बस घूम रहे हैं, थोड़ा सा एडवेंचर कर रहे हैं और कुछ नहीं। लिहाजा उसके बाद में ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद में समय हुई गुजरता रहता है। लगभग सुबह 7:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है, और जैसे ही सुबह 7:30 बजे के आसपास का समय होता है, ये आराधना के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। पहले उसकी गला दबाकर बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या करता है। उसके बाद में उसके शव के सारे कपड़े उतारता है और उसके सर को किसी ईंट पत्थर से बड़ी बेरहमी के साथ में कुचलता है, ताकि किसी तरीके से शव की पहचान ना हो सके। लेकिन दोस्तों, ये जो व्यक्ति था पेशे से तो मजदूर था, लेकिन ये कमाल का दिमाग लगाता है। उसके बाद में आराधना का जो पर्स वगैरह था ये अपने साथ लेता है, और साथ लेने के बाद में उस पर्स में जो पैसे वगैरह थे उस पैसे को अपने खर्चे में ले लेता है और पर्स को एक नाले के पास फेंक देता है। और वहीं पर डैम पर जो खून से सने हुए इसके हाथ और पांव थे उनको धोता है, और उसके बाद में वहां से 9-11 हो जाता है। लेकिन इसने आराधना का मोबाइल अपने पास रखा था। आराधना के मोबाइल का पासवर्ड, उसके फ़ोन पे का पासवर्ड, ये सारी चीज़ें इसको पता थी। ये आराधना के दोस्तों से, आराधना के कलीग से आराधना बनकर लेडीज़ की आवाज़ लगाकर निकाल कर बात भी करता है, और उसके बाद में उसके फ़ोन पे से बहुत सारे पैसे भी निकाल लेता है, और उसके बाद में फ़ोन को तोड़कर कहीं नाले में फेंक देता है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो हर इंसान यही कहता है कि किस तरीके से सोशल मीडिया की वजह से एक लड़की की जान चली गई। दोस्तों, आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा सावधान और बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के इस दौर में कब कौन किस तरीके से इंसान का इस्तेमाल कर कर उसका कत्ल कर दे, कोई नहीं जानता। आप लोग जो भी सोचें, अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे, इसमें नसीर अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई, आप कैसे हैं। तो नसीर अहमद जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। मंसूरी भाईजान बहुत प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। हासिबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अल्लाह पाक आपके चैनल को कामयाब करे। तो हासिबुल अंसारी जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया भाई। विनोद उपाध्याय हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशबा हैं, लिखते हैं दोस्तों की दोस्ती बाहर ही रखनी चाहिए, घर तक नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। रशपाल सिंह लिखते हैं गुड ब्रो, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, आपकी बात सही है, किसी के घर में नहीं लाना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं अच्छा दोस्त इंसान की आखिरी सांस तक साथ देता है, चाहे आप कितने अमीर हों या कितने गरीब, सच्चा दोस्त हमेशा हर वक्त पर साथ देता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया। यू एब्सोल्युटली राइट, किसी भी फ्रेंड्स को अपने घर में ज़्यादा ना लाएं, बहुत अच्छी बात कही फरजाना सिद्दीकी जी, आपने शुक्रिया। मंजूरी भाईजान, शरियन शर्मा लिखते हैं शाविज भाई आपका अंदाज़ अच्छा है, शुक्रिया। परवेज़ अहमद, शाकिब फरहान, आसिफ असलम जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी,
खान अकील लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, दोस्ती सिर्फ घर तक ना रहे, घर के बाहर रहे तो अच्छा है। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं, मुझे आपकी वॉइस में ही स्टोरी सुनने में सही लगता है, बाकी सबकी अपनी पसंद है, आप अपने जैसे लगते हो। सरफराज सिद्दीकी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान सरफराज सिद्दीकी आगे लिखते हैं, भाई दोस्ती घर के बाहर ही रखनी चाहिए। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रिनो सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से सुनते हैं। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं, आपका अंदाज़ अलग है, शुक्रिया। ज़ुबैर अंसारी लिखते हैं, शावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? आज बहुत टाइम के बाद आपको कमेंट्स किया है ज़ुबैर अंसारी जी, मिस किया आपको, शुक्रिया आपका, आप वापस आए। असलम जी हैं लिखते हैं, मलिक भाई कितना कमा लेते हैं यूट्यूब से, कितना हो जाता है महीने का? तो असलम जी अगर मैं बताऊं, कम से कम 3,000 व्यूज़ पर $1 बनता है, और आप देखते हैं मेरे व्यू 500 से 600 आते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कमाते हैं, यानी दिन का 20 रुपये भी नहीं। तो यूट्यूब से कुछ भी अर्निंग्स नहीं होती है, बस वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों से मोहब्बत हो गई है। हाँ जब चलती थी तब अर्निंग्स हो जाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़ीरो है, बस आपसे मोहब्बत है इसलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर चैनल छोड़ दिए हैं। तो आपका जो प्यार है वो मुझे आप तक खींच लाया। अगर आप वापस से चैनल को खड़ा करवा पाते हैं, मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली हम आगे कुछ कमा पाएंगे। अभी फ़िलहाल ज़ीरो है। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।